हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, तो 2017 से शुरू करेंगे और देखते हैं कहाँ तक पहुँचेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो यहाँ पर साइड में मैंने कुछ क्वेश्चन लिया हुआ है, उसका एक्सप्लेनेशन है, और जहाँ पर भी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करने का ज़रूरत होगा मैं यहाँ साइड पर एक्सप्लेनेशन कर दे जाऊँगा। ठीक है, ताकि हमारा जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन जल्दी से खत्म हो जाए। ठीक है, चलो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह होने वाला है, क्योंकि तुम देखोगे कि अक्सर क्वेश्चन का जो बेस है वो रिपीट होता है। हाँ, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं रिपीट होएगा, लेकिन द टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो है ना, वो सिमिलर ही होता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है नीचे में, जो उसको बोर्डली एक्सप्लेन करे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट्स एम्पियर। तो ये एमसीक्यू का था, लेकिन यहाँ ऑप्शन नहीं है। तो एम्पियर कौन है यही पूछ रहा है तुमसे। तो एम्पियर जो है, एम्पियर जो होता है वो क्या होता है? ऐसा यूनिट ऑफ करंट, ऐसा यूनिट ऑफ करंट। हाँ सर, और हमें मालूम है करंट जो होता है वो होता है फॉर्मूला रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब Q/T। हाँ सर, और जो करंट होता है, सॉरी जो चार्ज होता है उसका यूनिट होता है कूलम, और जो टाइम होता है उसका यूनिट होता है सेकेंड। तो हम इसको बोल सकते हैं, कूलम पर सेकेंड। कूलम पर सेकेंड को हम क्या बोलते हैं? यूनिट ऑफ चार्ज। तो वहीं पर एमसी जो क्या बोलते हैं उसको, ऑप्शन में, ये ऑप्शन में था, तो कूलम पर सेकेंड। ठीक है, शायद तुमको समझ में आया। आगे देखते हैं। रेजिस्टिविटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। हेलो, रेजिस्टिविटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो सर हमने तो ये सीखा था कि जनरली, है ना, जनरली क्या होता है कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे ना, टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज होता है जनरली। किसके लिए? मेटल के लिए। ये हमने सीखा है, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर मेटल का जो पार्टिकल है वो ज़्यादा वाइब्रेट होता है, उससे रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट में जो है, जो करंट का फ्लो है उसमें डिस्टर्बेंस आता है। ठीक है, लेकिन टेम्परेचर को बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी कम भी होता है। किसके केस में? ये होता है इन द केस ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के केस में, सेमीकंडक्टर का कुछ एग्जाम्पल है, याद कर लेना, जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये सब कुछ है जो एग्जाम्पल है सेमीकंडक्टर। तब पूछ लेता है कभी कभी जिंदगी में। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर को बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी हमेशा बढ़े, घट भी सकता है। डिपेंड करता है किस पर। मेटल पे पूछेगा तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी बढ़ेगा, अगर सेमीकंडक्टर में है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी कम होगा। यहाँ नीचे में लिखा हुआ है, पढ़ लेना। ठीक है, सेमीकंडक्टर एग्जाम्पल है सिलिकॉन, जर्मेनियम। यहाँ पर तुमको एग्जाम्पल लिखने का जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पर लिख दिया है ताकि ये पूछ सकता है बाद में। ठीक है, तो मैं ज्यादा ब्रॉडली कवर करता हूँ। ये क्वेश्चन पूछा है तो उसी का आंसर नहीं, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ ले जाओ, ताकि जो बाद में क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन क्या है? इन कंडक्टर रेजिस्टिविटी इंक्रीज, ये मैंने एक्सप्लेन कर लिया, पढ़ लेना खुद से। ठीक है, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल है। इलेक्ट्रॉन्स, होल्स, ये सेमीकंडक्टर में होता है। क्लास 12 में जब तुम सॉलिड स्टेट, अभी तो नहीं है सिलेबस में, हटा दिया है क्लास 12 का सिलेबस में। हाँ, लेकिन कॉम्पिटिटिव के लिए प्रिपेयर करोगे, जैसे कि आईआईटी के लिए, आईआईटी जेई के लिए, तब तो ये पढ़ना पड़ेगा सॉलिड स्टेट, तो वहाँ पर तुमको मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट 2.8, व्हाट विल बी द चेंज इन द मोशन ऑफ बार्लो व्हील। अरे यार, बार्लो व्हील का तो हमने कच्चा चिट्टा ही कर लिया है सर। जो बार्लो व्हील है ना सर, बार्लो व्हील, इसमें हमेशा याद करना, अगर हम करंट को रिवर्स करेंगे, सिंबल से दिखाऊंगा ताकि थोड़ा जल्दी हो जाए अपन का, है ना। अगर हम करंट को रिवर्स करेंगे तो रोटेशन भी रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, अगर हम, अरे मेरा कहने का मतलब सुनो, अगर खाली ओनली करंट को रिवर्स करेंगे तो रोटेशन रिवर्स होएगा। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को रिवर्स करें, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन को रिवर्स करें तो रोटेशन रिवर्स हो जाएगा। लेकिन अगर हम दोनों को एक साथ रिवर्स करें, अगर हम ये दोनों को एक साथ रिवर्स करें तो रोटेशन रिवर्स नहीं होएगा, इसको याद करना। ओनली करंट को रिवर्स करे तो रोटेशन रिवर्स हो जाएगा, ओनली मैग्नेटिक फील्ड को रिवर्स करे तो रोटेशन रिवर्स हो जाएगा।
लेकिन अगर हम दोनों को एक साथ, रोटेशन को भी मैग्नेटिक फील्ड को भी रिवर्स कर दें तो रोटेशन रिवर्स नहीं होएगा, बार्लोव व्हील जैसा घूम रहा था वैसा ही घूमेगा। ठीक है, चलो तो जो है डायरेक्शन ऑफ रोटेशन विल बी रिवर्स, क्योंकि यहां पर खाली किसको चेंज किया है, इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स किया, खाली डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स किया तो रोटेशन भी रिवर्स होएगा। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन, हाउ मच वर्क हैज टू बी डन व्हेन 1 कूलम चार्ज इज टेकन अगेंस्ट द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। अरे यार इसमें क्या ही है क्वेश्चन, ये तो हमने बहुत बार किया हुआ, एक फॉर्मूला है, वो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है। तो वर्क डन पूछा है तो V इंटू क्यू होएगा, 1 वोल्ट इंटू 1 कूलम, तो वर्क डन कितना आएगा 1 वोल्ट कूलम। और ये जिंदगी में याद रखना 1 वोल्ट कूलम मतलब होता है 1 जूल। ठीक है, तो 1 जूल एनर्जी सॉल्व किया हुआ है, देख लेना। नेक्स्ट, ए यार ये तो बचपन से ही तुमको आता ही होगा, इसमें क्या ही डिस्कस किया जाए। मेंशन 2 एडवांटेज, मतलब 2 एडवांटेज लिखना है किसका, CFL बल्ब का ओवर इंडेस्केंट लैम्प। इंडेस्केंट लैम्प वो लाल जलने वाला बल्ब होता है ना, लाल बत्ती वाला, ऑरेंज कलर का जो है 10 रुपए में मिलता है उसका। तो एक तो एनर्जी इफिशिएंट होता है, जो CFL है वो कमती एनर्जी खर्चा में ज़्यादा लाइट देता है। लॉन्ग लाइफ स्पेन, मतलब लॉन्गर लाइफ स्पेन मतलब ज़्यादा देर तक टिकता है, 1 ईयर का वारंटी भी मिलता था इसमें। चलो नेक्स्ट पढ़ लेना, ठीक है, दिया हुआ है नीचे में। राइट फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे जो है उसने जो है दो गो लॉ दिया था, फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ। ये तो मैंने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है क्लास में, तुम लोग वीडियो देखते हो कि नहीं देखते हो, ऐसे ही मुंह उठा के सारी क्वेश्चन आंसर करने आए हो, कॉन्सेप्ट डिटेल में आना चाहिए तुमको। ठीक है, WB में सर बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन कराया मैंने, सारा फिजिकल साइंस का जो सारा लेक्चर है A to Z कवर हुआ है। हाँ, चैप्टर 1 का जो है वो छोड़ दिया मैंने, हाँ चैप्टर 1 का जो ओजोन का डिप्लीशन है उसको मैंने कराया, देख लेना एक बार। ठीक है, चलो फैराडे लॉ में क्या बोलता है, फर्स्ट में वो ये बोलता है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज्ड वायर को अगर हम चेंज करेंगे तो करंट इंड्यूस्ड होएगा, ये बोला है फैराडे ने। फैराडे ने क्या बोला, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ क्लोज्ड वायर को अगर हम चेंज करेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ क्लोज्ड वायर को अगर हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे तो EMF इंड्यूस्ड हो जाएगा। और दूसरा में क्या बोला उसने, EMF इंड्यूस्ड हुआ, अब वो बोल रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ EMF ज्यादा होएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ EMF क्या होगा, ज्यादा होएगा अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ EMF क्या हो, ज्यादा हो। सॉरी, मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो, ज्यादा हो। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा हो। तो ये दो लॉ है। फर्स्ट उसने बोला कि अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज्ड वायर को चेंज करें तो क्या होता है, EMF इंड्यूस्ड हो जाता है। और दूसरा उसने बोला कि द मैग्नीट्यूड जो है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स को अगर ज्यादा करें, जल्दी मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करें तो EMF जो इंड्यूस्ड हो रहा है वो ज्यादा होगा। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है, पढ़ लेना एक बार। यहाँ लिखा हुआ है, whenever the magnetic flux linked with closed circuit change electromotive force induced। दूसरा, the magnitude of EMF induced जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मतलब जितना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे उतना ज्यादा EMF इंड्यूस्ड होगा। अब नीचे में अल्टरनेटिंग करंट का डेफिनेशन लिखा हुआ है। अल्टरनेटिंग करंट मतलब वेरी सिंपल, अल्टरनेटिंग करंट मतलब कुछ नहीं है, जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज होता रहेगा, ठीक है, और जो डायरेक्शन है वो भी चेंज होता रहेगा। वेरी सिंपल। तो देखो, अरे पढ़ लो भाई एक बार, क्या ही है। इट इज एन इलेक्ट्रिक करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस कंटिन्यूसली, मतलब जो मैग्नीट्यूड है, साइज ऑफ द करंट वो चेंज होते रहता है विथ टाइम, एंड हुज डायरेक्शन रिवर्स पीरियोडिकली, डायरेक्शन भी चेंज होते रहता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, जो इसको थोड़ा सा ऊपर लेके रख देते हैं ना। चलो
अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ रेजिस्टेंस 440 ओम, रेजिस्टेंस कितना है 440 ओम, इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट मेन फॉर 10 आवर्स, फाइंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम बाय बोट। अब यहाँ पर लिखा हुआ है एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए बोला है इन बोट। बोट मतलब मैंने तुमको पहले भी बताया था, जब न्यूमेरिकल सॉल्व कराया लेक्चर के टाइम में, तुम देख लेना प्लेलिस्ट में होएगा कहीं पर, ठीक है। बोट जो होता है वो होता है यूनिट ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूनिट, और बोट को हम बोलते हैं किलोवाट पर आवर। क्या बोलते हैं भाई साहब, किलोवाट पर आवर। तो ये फाइंड करने के लिए बोला हमको एनर्जी। अब तुमको फॉर्मूला मालूम नहीं होएगा ना, तो ये यूनिट को देख के भी तुमको आ जाएगा फॉर्मूला। सर कैसे, हमको बोट फाइंड करने के लिए बोला है और बोट में होता है किलोवाट और पर आवर। तो इसका मतलब बोट जो एनर्जी है बोट वो किलोवाट पर आवर, मतलब किलोवाट मतलब यूनिट ऑफ पावर और पर आवर मतलब नीचे में टाइम। तो पावर बाय टाइम को हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। ओ नहीं सॉरी, पावर इंटू टाइम होता है, सॉरी किलोवाट आवर होता है, ठीक है, पर आवर नहीं होता। एक्सट्रीमली सॉरी भाई, बोट मतलब होता है सेरी, गलती से मिस्टेक हो गई है, किलोवाट आवर, ठीक है। क्योंकि हमें मालूम है जो पावर होता है वो वर्क डन बाय टाइम होता है। मैंने को ये फॉर्मूला याद आ गया जल्दी। पावर जो होता है वो क्या होता है, वर्क डन बाय टाइम, और ये वर्क ही एनर्जी है। गंगाधर ही शक्तिमान है भाई, जो ये वर्क है वही एनर्जी होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं जो पावर होता है वो एनर्जी बाय टाइम होता है, ये लिखना है, ये फॉर्मूला है। फिर एनर्जी जो होता है वो इधर जाने पर हो जाता है पावर इनटू टाइम, ठीक है। थोड़ा फॉर्मूला के साथ खेलना आना चाहिए, मुझे भी याद नहीं है फॉर्मूला, ऐसे मैं डिराइव कर लेता हूँ फॉर्मूला से, है ना। बातों ही बातों में, मुलाकातों में फॉर्मूला डिराइव हो जाता है, ठीक है। एक बार फिर से बताता हूँ तुमको ताकि तुम्हें लॉजिकली समझ में आए। देखो हमको बोला है बोट, और अगर तुम्हें याद है तो बोट का यूनिट होता है किलोवाट आवर। मैं भूल गया था थोड़ी देर के लिए, पर आवर बोलने लग गया था। फिर मेरे को अचानक याद आया कि सर हमें मालूम है जो फॉर्मूला है पावर का वो तो है वर्क डन बाय टाइम। अरे यार ये तो मैंने तुमको कहानी के साथ सिखाया था, पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम। जितना ज़्यादा वर्क करेगा उतना ज़्यादा पावर, ठीक है। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए तुम्हें बचपन से। हाँ सर, और ये भी मालूम है हमको, आपने बताया था कि ये जो वर्क है वही होता है एनर्जी। गंगाधर ही शक्तिमान है, हाँ सर। तो पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम। तो एनर्जी जो होता है वो पावर इनटू टाइम होता है। ये फॉर्मूला हमको आना चाहिए बस। अब यही फॉर्मूला से आंसर आ जाएगा। सर कैसे बताइए, तो देखो पुट करते हैं, ठीक है। चलो क्या दिया हुआ भाई हमको, सर हमको दिया हुआ है रेजिस्टेंस, क्वेश्चन में आंसर है भाई आंसर। तो रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 440 ओम्स, वोल्ट कितना दिया हुआ है 220 वोल्ट, और टाइम कितना दिया हुआ है 10 आवर्स। और हमें मालूम है वी नो एनर्जी इक्वल्स टू पी इंटू टी। लेकिन सर पावर तो नहीं दिया हुआ है। अरे हाँ, लेकिन एक फॉर्मूला हमको याद है, आपने एक कहानी बताया था हमको कि पावर जो होता है वो वेरी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये फॉर्मूला भी याद रखना, पावर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई। भी तो नहीं दिया हुआ है सर कहीं पर, हाँ आई नहीं दिया हो तो हमको जो ओम से उसने एक फॉर्मूला दिया है, बबीता इक्वल्स टू ईयर, बबीता इक्वल्स टू ईयर। तो यहाँ से आई का फॉर्मूला भी बाई आर आ जाएगा क्या, तो यहाँ लगाओ ना भाई। तो पावर जो होगा वो वी स्क्वायर बाई आर होगा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा ई इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ, याद कर लेना। चलो अब वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो। एनर्जी इक्वल्स टू वी स्क्वायर, मतलब वी कितना है 220, 220 का स्क्वायर। रेट मतलब कितना है, और चाहिए रेजिस्टेंस भाई, रेट नहीं रेजिस्टेंस। कंपाउंड इंटरेस्ट का याद आ गया मेरे को। वी स्क्वायर इंटू टाइम है 10 आवर्स। अब इसको सॉल्व करने पर मैं देख लेता हूँ थोड़ा सा इधर में। इसको सॉल्व करने पर मिला 110, ठीक है। उसके बाद 110 को 10 से मल्टीप्लाई करने पर मिला 1100। तो एनर्जी इक्वल्स टू 1100, ये हो जाएगा वाट और ये हो गया आवर। अब ये वाट आवर को हमें किलोवाट में चेंज करना है, तो डिवाइड बाय 1000 करेंगे।
1100 डिवाइड बाई 1000 किलोवाट आवर, ठीक है। और ये 0 0 0 0 कैंसिल, तो एनर्जी इक्वल्स टू 1.1 किलोवाट आवर। अब यही किलोवाट आवर को हम बोलते हैं 1.1 वोल्ट। गलती से मिस्टेक हो गया था उस टाइम में, मैं पर आवर बोलने लग गया था, ठीक है। ऐसा नहीं करना एग्जाम में, मेरे को तो याद आ गया इधर फॉर्मूला देख के दूसरा। चलो ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ, ज़्यादा बड़ा हो गया। एक काम करते हैं, इसको उठा के, अरे यार वीडियो लंबा हो जाएगा फिर। इधर मैं करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। चलो अब ठीक है। ये बार है, ठीक है। काहे छोटा हो रहे भाई। चलो दूसरा क्वेश्चन में जाते हैं क्या। चलो दूसरा क्वेश्चन क्या है, a metal wire of resistance 6 ohm is stretched so that length become double of its original length. What will be the final resistance? तो क्वेश्चन को ध्यान से समझो। दिखाई दे रहा है क्या तुम्हारा छोटा सा स्क्रीन में? सर यहाँ क्या लिखा है सर? इंग्लिश बहुत ही हाई लेवल का इंग्लिश चल रहा है क्या इधर में? नहीं, वेरी सिंपल। एक मेटल वायर है जिसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 6 ओम। अब उसको खींच के लेंथ को क्या कर दिया है, डबल, और पूछ रहा है फाइनल रेजिस्टेंस बताओ। सर ये तो वेरी सिंपल है, मतलब इनिशियल फाइनल का कुछ खेला है, तो ध्यान से इधर में सॉल्व कर दे। इधर में लिखते हैं इनिशियल, इधर में लिखते हैं फाइनल। तो इनिशियली मान लो क्या दे ही दिया है कि रेजिस्टेंस जो है वो कितना है, 6 ओम, और फाइनल का नहीं पता, तो R2 को क्वेश्चन मार्क मान लो, नहीं पता है सर, ठीक है। लेंथ मान लो, इधर में जो लेंथ है वो है L, और इधर में लेंथ कितना होगा, 2L। सर कहा है 2L? अरे डबल बोला है ना भाई। हाँ सर डबल हो गया लेंथ। चलो, और कुछ नहीं दिया, लेकिन हमको मालूम होना चाहिए, अंदर में दिमाग में हमको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर जो वायर है उसका जो वॉल्यूम है और ये जो वायर है उसका वॉल्यूम सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने ना ही वायर को काट के अलग किया है, ना ही उसमें कुछ वायर जोड़ा है, सेम वायर है, बस हमने खींचा है, तो वॉल्यूम सेम रहेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं वॉल्यूम विल रिमेन सेम। हाँ सर सेम रहेगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि V1 जो है वो बराबर होगा V2 का। हाँ सर, और V1 का फॉर्मूला क्या है, एरिया इंटू लेंथ, मतलब A1 L1 इज इक्वल टू A2 L2। अरे वॉल्यूम का फॉर्मूला तो आता है ना, एरिया इंटू लेंथ को ही बोलते हैं हम वॉल्यूम। नहीं आता है तो मैथ्स जाके देखो, सिलेंडर चैप्टर में है ये फॉर्मूला, ठीक है सर। तो एरिया 1 कितना है, नहीं पता सर A1, लेकिन लेंथ तो पता है ना L। एरिया 2 कितना है, नहीं पता, लेकिन लेंथ तो पता है ना 2L। हाँ सर, तो यहाँ से हम A1 बाई A2 का वैल्यू निकाल के रखेंगे, बाद में काम लगेगा। कितना है, 2L बाई L, ये मर गया, तो यहाँ से हमको मिला A1 बाई A2 इज इक्वल टू 2/1, ठीक है। इसको निकाल के रखेंगे। हमेशा याद करना, जब सेम वायर हो उसको खींच के बड़ा किया हो तो ऐसा करके हम लोग को रख लेना है, वॉल्यूम सेम करके कुछ ना कुछ हम जुगाड़ लगाना है, ठीक है सर। अब हमको मालूम है कि अगर हम यहाँ पर रेजिस्टेंस 1 निकालेंगे तो होगा रेजिस्टिविटी L1 बाई A1। अगर हम रेजिस्टेंस 2 करें तो हो जाएगा रेजिस्टिविटी L2 बाई A2। इसको भी 2 कर देते हैं, लेकिन सेम मटेरियल है तो रेजिस्टिविटी सेम होगा, तो नहीं करने से भी होगा, ठीक है, क्योंकि सेम मटेरियल का रेजिस्टिविटी सेम होता है। अब डिवाइड करो, R1 बाई R2 को डिवाइड करने पर हो जाएगा रेजिस्टिविटी L1 बाई A2। A2 का है लिखा है भाई इधर में, दिमाग खराब है क्या सर जी? ओ सर जी, रेजिस्टिविटी L2 बाई A2। अब देखो कौन कौन मर रहा है, ये दोनों मर जाएगा। जो रेजिस्टेंस 1 बाई रेजिस्टेंस 2 है वो हो जाएगा L1 बाई A1 इंटू A2 बाई L2। अब बस वैल्यू लगाना है हमको। अब क्या करना, बस वैल्यू लगाना है। R1 का वैल्यू कितना है, रेजिस्टेंस 6, R2 का नहीं पता, L1 बाई L2, L1 का वैल्यू L है और L2 का वैल्यू भी डबल L है।
A2/A1, A2/A1 यहाँ पर कितना आएगा बोलो? अरे यार A1/A2 2/1 है, तो A2/A1 कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा ना भाई। हाँ सर, तो A2/A1 हो जाएगा 1/2। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये L L कैंसिल हो जाएगा, तो 6/R2 जो है वो हो गया 1/4। अब 4 को उधर लेके 6 × 4 इज इक्वल टू R2, तो जो R2 आया वो आया 6 4 जा 24 ओम्स। ठीक है, यहाँ पर मैंने हर स्टेप को डिटेल में करके दिखाया, इसीलिए थोड़ा सा लंबा हो गया, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। ठीक है भाई, ठीक है, शायद तुम्हें समझ में आ रहा है। इधर में भी देख लेंगे सर, इधर में क्या किया हुआ दिखाइए सर। तो यहाँ पर सेम ही है, थोड़ा सा कॉम्प्रेस करके किया गया इसे। तो ओरिजिनल रेजिस्टेंस जो है वो 6 ओम है, लेंथ L1 और एरिया A1। तो रेजिस्टेंस जो है रेजिस्टिविटी L/A1। वॉल्यूम देखो L × A रिमेन कांस्टेंट, सेम रहता है दोनों में। तो L2 जो है वो डबल ऑफ L1 होएगा, जो हमने किया L उधर में 2L। तो ये वाला है वो भी हमने किया, और यहाँ से ये वैल्यू निकाला और जस्ट रेजिस्टेंस 2 निकाला और जस्ट सॉल्व किया। तो इसी को कॉपी कर लो, कुछ दिक्कत नहीं आने वाला है। ठीक है, चलो समझ में आया। चलो नेक्स्ट ईयर में जाते हैं। अरे भाई साहब, नेक्स्ट ईयर क्या है? 2018। तो 2018 का फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट बिलो इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। सर जी रेजिस्टेंस का यूनिट तो ओम ही होएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तुमको आना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट द फ्यूज वायर इज कनेक्टेड टू, द फ्यूज वायर इज कनेक्टेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो फ्यूज वायर जो होता है ना, वो लाइव वायर के साथ कनेक्ट होता है। क्यों? अरे भाई लाइव वायर में करंट फ्लो हो रहा होता है, और फ्यूज का काम क्या है? फ्यूज का काम ये है कि करंट फ्लो होके घर में जा रहा है, ज्यादा करंट फ्लो होगा तो वो टूट जाएगा, तुमको बचाने के लिए। समझ में आ रहा? फ्यूज का काम क्या है? फ्यूज का काम है कि लिमिटेड अमाउंट ऑफ करंट तुम्हारे घर तक पहुंचे, वो काम है फ्यूज का। तो लाइव वायर को ही तो कनेक्ट करना पड़ेगा ना, क्योंकि लाइव वायर से ही करंट फ्लो होके आता है तुम्हारे घर में। तो अगर लाइव वायर को फ्यूज में कनेक्ट करेंगे तो अगर तुम्हारे घर में ज्यादा करंट आएगा तो वो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, फ्यूज कट जाएगा। ठीक है, मेल्ट होके टूट जाएगा। तो हमेशा याद करना, इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट द फ्यूज वायर इज कनेक्टेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। लाइव वायर के साथ कनेक्ट होता है। एक्सप्लेनेशन के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है फ्यूज वायर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। तो ये भी आ सकता है क्वेश्चन में कि फ्यूज वायर पैरेलली कनेक्ट होता है कि सीरीज से कनेक्ट होता है। तो इसीलिए मैंने नीचे में पूरा एक्सप्लेनेशन लिखा है, ताकि आसपास का जो भी क्वेश्चन हो वो भी तुमको सॉल्व करने में ईजी हो। टू इंश्योर व्हेन इट ब्लोज द अप्लायंस इज कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द हाई पोटेंशियल प्रिवेंटिंग इलेक्ट्रिक शॉक। ठीक है, एक बार रीडिंग मार लेना, बहुत मजेदार है। तो मेरा ये फोकस होता है कि जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सोल्यूशन कर रहे हैं तो सिर्फ क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं कर रहे हैं, आसपास का जो क्वेश्चन है उसको भी हैंडल कर ले जा रहे हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाउ डज रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर, देखो फिर से पूछ लिया सेम चीज। देखो हाउ डज रेजिस्टेंस, पिछले पूछा था कि क्या कौन, तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। ठीक है, रिपीट है तो मैंने यहाँ पर हाईलाइट करके तुम्हें दिखा दिया कि ये रिपीट हुआ है, दिस इज अ रिपीट। इंक्रीज टेम्परेचर प्रोवाइड्स, तो ये हमने डिस्कस कर लिया, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। 2.9 व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन डायनामो। तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल में जाता है। व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी, तो देखो डायनामो जो है वो क्या है? जनरेटर। तो यूज क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी घूम के क्या बनाता है? घूम के क्या बनाता है? इलेक्ट्रिसिटी। तो मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल। ठीक है, इसको याद कर लेना। डायनामो का काम क्या है? डायनामो का काम क्या है? इलेक्ट्रिकल टू, सॉरी मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल। अरे यार मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल। ठीक है, नेक्स्ट स्टेट लेंज लॉ। तो देखो पहले फैराडे लॉ पूछा था, अब लेंज पूछ रहा है, क्योंकि ये दोनों पास पास में ही है, तो इसको याद कर लेना। फैराडे और लेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीट होते रहता है। ठीक है, तो लेंज लॉ,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो लेंज लॉ क्या बताता है भाई, जो इंड्यूस्ड करंट को पैदा कर रहा है उसी को अपोज करेगा, वही बता रहा है। अरे भाई हमने डिस्कस किया था ना। तो देखो लेंज लॉ स्टेट दैट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट जो होगा, इंड्यूस्ड करंट का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, इन सच अ वे दैट इट अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स दैट प्रोड्यूस इट। मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स ही तो करंट को प्रोड्यूस कर रहा है, और जो करंट प्रोड्यूस होगा वो किसको ही अपोज करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स को ही अपोज करेगा। तो ध्यान सुनो, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, फिर से कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये जो लेंस है, लेंज लॉ जो है वो बताता है डायरेक्शन ऑफ करंट, किस डायरेक्शन में करंट का फ्लो होएगा। और जो डायरेक्शन ऑफ करंट होता है ना भाई, it opposes the very cause that produce it। मतलब जिसने इसको प्रोड्यूस किया उसी को अपोज करेगा, जिसने इसको अपोज किया उसी, मतलब जिसने इसको प्रोड्यूस किया उसी को अपोज करेगा ये। ठीक है, चलो तो यहां लिखा हुआ, ध्यान से पढ़ लेना इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, लेंज लॉ जो है वो क्या बोलता है, डायरेक्शन ऑफ करंट इन सर्किट इज ऑलवेज इन सच अ वे दैट इट अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। एक बार बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, लेक्चर तो देखा नहीं होगा तुमने, टोपा। जैसे कि ये मैग्नेट है, मैग्नेट से क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स जाता है इस तरह, है ना, जा रहा होता है, तुम्हें मालूम होगा। इसको मिटा देते हैं। अगर मान लो कि ये नॉर्थ पोल है, अगर हम नॉर्थ पोल को उधर लेके जा रहे हैं, तो नॉर्थ पोल जब उस तरफ जाएगा तो यहाँ पर साउथ पोल डेवलप हो जाएगा, मतलब करंट का फ्लो इस तरफ होने लगेगा। तो ये जो करंट है, जो करंट प्रोड्यूस हुआ है, वो क्या कर रहा है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो इसको प्रोड्यूस कर रहा है उसी को अपोज करेगा। सॉरी, साउथ नहीं, नॉर्थ बनेगा, साउथ तो अट्रैक्ट करता है ना, नॉर्थ बनेगा, इस तरफ करंट फ्लो होगा। तो ये नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल, अपोज करेगा। ठीक है, अगर हम इसको इस तरफ खींच के लेके जाएंगे तो ये अपोज करने के लिए नॉर्थ पोल प्रोड्यूस कर लिया जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, राइट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो ये तो वेरी सिंपल है कि जो जूल्स लॉ है वो क्या बोलता है कि जो हीट प्रोड्यूस्ड इन द कंडक्टर, जो कंडक्टर में हीट प्रोड्यूस हुआ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर टू द करंट, आई स्क्वायर, है ना। हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई स्क्वायर का, हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस का, हीट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोड्यूस होता है टाइम फॉर विच द करंट इज पासिंग फ्रॉम द कंडक्टर। तो ये सब पढ़ लेना। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, इसको भी थोड़ा सा याद रखोगे तो फायदे में रहोगे। देखो नेक्स्ट है, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द वायर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम इज डिवाइडेड, 10 ओम को हमने क्या किया, डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स एंड कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। नहीं समझ में आया, ठीक है, एक वायर है ना, जिसका पूरा रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम। अब इसको हमने बीच में क्या कर दिया, डिवाइड, तो 2 वायर बन गया। एक वायर का रेजिस्टेंस होगा 5 ओम, दूसरा वायर का भी रेजिस्टेंस कितना होगा, 5 ओम। समझ में आया, क्योंकि बीच से हमने उसको काट दिया। अब ये जो 2 वायर है उसको हमने पैरेलली कनेक्ट कर लिया, ये 5 ओम, ये 5 ओम। अब इसको हमने क्या कर लिया है, पैरेलली कनेक्ट कर लिया, ऐसे ऐसे। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसके बीच में हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो ऊपर का भी 5 ओम, नीचे का भी 5 ओम। तो फॉर्मूला तो वेरी इजी है ना, 1/Req इज इक्वल टू 1/5 प्लस 1/5। ठीक है, तो वही यहां पर करा हुआ है, तुमको दिख रहा होगा। देखो यहां पर समझ में आ गया क्या, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा शायद। ठीक है, आगे बढ़ ले जाए। चलो अब देखो, ये क्वेश्चन को मैंने बहुत ही ब्यूटीफुली टेबल में सॉल्व करके दिया है। और हाँ, इस क्वेश्चन को मैंने पहले भी डिस्कस किया है, तुम जाके देख लेना, प्लेलिस्ट में तुमको मिल जाएगा, इसका भी डिस्कशन मैंने किया है। ठीक है, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ऐसे ही हैंडल करो, बहुत ईजी होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, देयर आर 260 वाट लैंप। तो देखो लैंप 2 है
और पावर कितना है 60 वाट का है, तो दोनों लैंप का टोटल पावर होगा 120। और 80 वाट का फैन है, तो फैन 2 है और एक फैन का पावर 80 वाट, तो 2 फैन का वाट हो जाएगा 160। और डेली हम लोग 5 घंटा यूज कर रहे हैं, तो पूरा पूरी कितना हो जाएगा पावर 600 800। हाँ सर। और डेली का एनर्जी, सर एनर्जी जो है P इंटू एनर्जी जो है वो P इंटू टी है ना। एनर्जी जो है वो क्या है P इंटू टी। तो यहाँ पर जो है किलोवाट आवर, तो यहाँ पर क्या किया है, जो 600 है उसको डिवाइड कर दिया 1000 से। सर काहे 1000 से डिवाइड किया है, किलोवाट में निकाल रहा है ना भाई। हेलो, एनर्जी है, डेली एनर्जी है वो वाट में है, मतलब डेली कितना एनर्जी खर्चा हो रहा है 600। डेली एनर्जी कितना हो रहा है 600 वाट, लेकिन यहाँ पर जो है एनर्जी को वाट आवर में, सॉरी फॉर्मूला पुट नहीं किया क्योंकि एनर्जी पहले दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर जो 120 है उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर जो एनर्जी है वो P इंटू टी, यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज किया है 600। देखो पावर इंटू टाइम, तो एनर्जी में मिल गया। यहाँ पर भी पावर इंटू टाइम एनर्जी मिल गया। ठीक है, अब ये 600 को हमने किलो वाट आवर में कन्वर्ट किया डिवाइड बाई 1000, यहाँ पर भी डिवाइड बाई 1000 करके किलो वाट आवर में कन्वर्ट किया, तो टोटल इतना एनर्जी। ठीक है, तो टोटल डेली एनर्जी कितना है 1.4, इतना इतना को जोड़ के हमने इतना, टोटल एनर्जी इतना है। अगर टोटल एनर्जी इतना है तो टोटल मंथली एनर्जी कितना होगा 1.4 यूनिट पर डे इंटू 30, मतलब ये तो एक दिन का एनर्जी है ना। हाँ भाई, एक दिन का एनर्जी है, तो इंटू 30 करने पर पूरे महीना का एनर्जी कितना आएगा 42 यूनिट। और उसके बाद तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक यूनिट का कॉस्ट 40 है, तो 42 का कितना हो गया, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 42 इंटू 4, तो 168 रुपीज़ खर्चा होगा। एक बार तुम भी ऐसे ही करके देखो, बढ़िया रिजल्ट आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो 2019 का डिस्कशन चालू करते हैं। तो टेम्परेचर रिमेनिंग अनचेंज्ड इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज V एंड द करंट इज I, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अरे यार, ये तो पोटेंशियल V है, करंट I है, तो हमें मालूम है पोटेंशियल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I। कौन बताता है सर, ओम्स चर्चा नहीं बताया था सर, ओम्स लॉ। पोटेंशियल डिफरेंस जो है, जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा करंट। हाँ सर, तो यहाँ ओम्स ने लिखा हुआ था कि विच स्टेट दैट कंडक्टर एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स एंड ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, फिर दूसरा है रिलेशन अमॉन्ग V, W एंड Q। ये तो प्रीवियस ईयर में देखो कैसे रिपीट होता है क्वेश्चन। हमें मालूम है जो V है वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज है, तो वही है, तो रिपीट होता है क्वेश्चन। हाँ, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन नहीं आता है, थोड़ा सा है ना, उसका जो लैंग्वेज है वो चेंज होकर आता है क्वेश्चन। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, फिर से रिपीट हुआ कि नहीं। सेमीकंडक्टर पूछ रहा है, क्या ये हम बहुत पहले से नहीं देख रहे, तो ये पूरा ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन पूरा रिपीट है, लेकिन हाँ एग्जैक्टली सेम रिपीट नहीं है, थोड़ा इधर उधर करके पूछा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अ थिन वायर, क्या लिखा हुआ है, अ थिन वायर एंड अ थिक वायर ऑफ सेम कंडक्टिंग मटेरियल, मतलब एक पतला वायर है एक मोटा वायर है और दोनों सेम ही मटेरियल है, हैव सेम लेंथ सेम है। विच ऑफ देम विल कैरी मोर करंट व्हेन कनेक्टेड टू सेम पोटेंशियल। तो हमें मालूम है कि अगर पतला वायर है ना सर और एक मोटा वायर है, बाकी सब सेम है, तो हमें मालूम है जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया। एरिया ज्यादा हो तो रेजिस्टेंस कम। अरे यार, इसका तो हमने पूरा डिटेल में डिस्कस किया था रेजिस्टेंस में। हाँ सर, तो एरिया ज्यादा रेजिस्टेंस कम, इसका मतलब करंट ज्यादा। तो ये कौन में फिट होता है, ये कहां पर फिट होता है बताओ, पतला वाला में कि मोटा वाला में? मोटा वाला में। क्यों सर? मोटा वाला में ये एरिया ज्यादा है ना सर, तो एरिया ज्यादा रेजिस्टेंस कम तो करंट ज्यादा। तो यहां पूछ रहा है कि which one will of them will current carry more current, तो कौन ज्यादा करंट कैरी करेगा, मोटा वाला तो थिक वायर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
तो पढ़ लेना भाई, एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा देखो, टू रेजिस्टेंस R1 and R2 when connected separately to the same potential difference, it was seen that current flowing through the R1 was 6 times the current flowing through R2 to determine the ratio of R1 and R2। तो यहाँ पर स्टूडेंट लोग क्या करते, कंफ्यूज होता है सेंटेंस में, तो तुमको कंफ्यूज नहीं होना, जो जो बोला हुआ है करके देखते हैं, है ना, जो होगा देखा जाएगा। तो देखो, टू रेजिस्टेंस R1 and R2 when connected separately to same potential difference, तो एक R1 है, ठीक है, इसको मान लो R1 और इसको मान लो R2। देखो जो बोला हम वही करेंगे, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, ठीक है। दोनों का पोटेंशियल VV है, अब हमको रेशियो निकालना है R1 और R2 का, ठीक है सर। तो कैसे करके सॉल्व करें, तो जो जो हमको बोला है वो करते हुए जाएंगे और अपना काम हो जाएगा। चलो, अब क्या बोला है, सेपरेटली, है ना, तो देखो यहाँ पर क्या बोला है, इट वॉज सीन दैट करंट फ्लोइंग थ्रू R1 was 6 times the current flowing through R2। तो मान लो R2 से I करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ से कितना करंट फ्लो होगा, 6I। हेलो, समझे कि नहीं समझे, यहाँ पर बोला है ना, इट वॉज सीन दैट करंट फ्लोइंग थ्रू R1 में जो करंट फ्लो हो रहा है वो 6 times द करंट फ्लोइंग थ्रू R2 है। हाँ सर, तो इतना दे दिया, तो हमको मालूम है V, R और I का कनेक्शन क्या होता है, बबीता इक्वल्स टू अय्यर। चलो ये कलर नहीं दिख रहा होगा ना तुमको, बबीता इक्वल्स टू क्या होता है, अय्यर। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, V/I, है ना। हाँ सर, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस 1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस 1 है R1, तो R1 इज इक्वल टू, बबीता तो सेम है, करंट क्या है 6I। R2 कितना होगा, बबीता तो सेम है, दोनों में सेम, लेकिन करंट हो जाएगा I। अब इसका रेशियो मतलब क्या है, R1/R2, तो V/6I डिवाइडेड बाई V/I। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो R1/R2 जो है वो हो जाएगा, R1/R2 जो है वो हो जाएगा V/6I इंटू I/V। तो V कैंसल, I कैंसल, 1:6। कितना है भाई आंसर, 1:6, ठीक है। तो ज़्यादा हमने क्या, मैंने कुछ ज़्यादा किया भाई, नहीं किया, जो बोला है क्वेश्चन में मैंने वही किया। मैंने क्या किया, सेपरेटली बोला हुआ है कि रेजिस्टेंस R1 एंड R2 जो है कनेक्टेड सेपरेटली है, तो मैंने R1 को इस तरफ बैटरी से कनेक्ट किया, R2 को इस साइड बैटरी से कनेक्ट किया, और बोला सेम पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब ये V होगा तो ये भी V होगा, ठीक है सर। इट वॉज सीन दैट करंट फ्लोइंग थ्रू R1 जो है वो 6 टाइम है, तो मैंने इसको I मान लिया, तो ये 6I हो जाएगा, ठीक है ना, वेरी सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको भी देख लेना एक बार, समझ में आएगा तो ठीक, नहीं आएगा तो भी ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 4.6, देखो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का जो जनरेशन है उसको पूछा है यहाँ पर, तो इसको पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा आंसर। बेसिक प्रिंसिपल, पोटेंशियल एनर्जी होता है वाटर में, है ना, क्योंकि ऊपर से गिर रहा होता है। तो वाटर स्टोर्ड इन अ डैम इज हाई पोजेस पोटेंशियल एनर्जी, फॉल्स अंडर पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी, फॉलिंग वाटर रोटेट्स द ब्लेड, कन्वर्ट काइनेटिक एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, turbines is connected to generator which electromagnetic induction to convert mechanical energy into electrical energy। तो इसको पढ़ लेना, बहुत सिंपल है। चलो आगे बढ़ते हैं 4.7 में देखो, तो यहाँ पर क्या है, a current of 1 ampere flows when electric bulb is connected to 220 V mains। ठीक है सर, what could be the current when same bulb is connected to 110 V mains। तो इसको भी जो बोला हुआ है वही करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ध्यान सुनो। पहली बात, घबराना नहीं है, ठीक है। अपन लोग को पहले सॉल्व करते हैं। तो मान लो ये बल्ब है, ठीक है, ये कनेक्टेड है एक वोल्टेज से, और ये वोल्टेज कितना है, पहले 220 V, ठीक है, और करंट कितना फ्लो हो रहा है, 1 एम्पियर, 1 एम्पियर करंट। अब क्या बोला है, सेम बल्ब को हम इधर में कनेक्ट करते हैं, लेकिन अब जो है वोल्ट वो कितना कनेक्ट है, 110 V। तो यहां पर हमें करंट फाइंड करना है कि कितना करंट यहां पर फ्लो होगा। पढ़ लो भाई क्वेश्चन को एक बार, ध्यान से आंख खोल कर पढ़ लो भाई, ठीक है। चलो
अब यहां से सर कैसे फाइंड किया जाए, हमको तो नहीं समझ में आ रहा है। तो देखो, मैंने जब क्लास करा रहा था तुमको, तो मैंने बोला था कि ये जो बल्ब यहाँ पर कनेक्टेड है ना, उसका कुछ रेजिस्टेंस होता है, तो वो कैलकुलेट कर लेंगे हम। कैसे सर, बबीता इक्वल्स टू अय्यर, तो आर इक्वल्स टू बबीता बाई आई। तो आर इक्वल्स टू बबीता कितना है 220, आई कितना है 1, तो रेजिस्टेंस जो होगा 220 ओम होएगा। अब वही बल्ब को हमने इस तरफ कनेक्ट किया है, मतलब यहाँ पर जो रेजिस्टेंस होगा वो भी तो 220 ओम होगा। तो अगर हम यहाँ पर बबीता इक्वल्स टू अय्यर फॉर्मूला यूज करेंगे, तो बबीता 110 वोल्ट है, आई जो है वो फाइंड करना है, रेजिस्टेंस 220 ओम है। तो ये हो जाएगा 110 बाई 220 इज इक्वल टू आई, है ना, 0 0 कैंसिल, तो ये 1/2 मतलब 0.5 एम्पियर। अरे 1/2 मतलब 0.5, ठीक है, देखो, ठीक है, शायद तुमको समझ में आ रहा है। तो ये सॉल्व हो गया, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब R1:R2 फाइंड करना है। टू बल्ब, जिसका एक बल्ब में पावर दिया हुआ है 60 वाट और वोल्ट दिया हुआ है 220 वोल्ट, फिर दूसरा बल्ब का पावर दिया हुआ है 60 वाट और वोल्ट दिया हुआ है 110 वोल्ट, और हमको रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है। तो देखो यहाँ पर वेरी सिंपल है, मैं तुम्हें अप्रोच बता दे रहा हूँ क्वेश्चन सॉल्व करने वाला खुद से, ठीक है। यहाँ से भी हम पहले रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे, यहाँ से भी हम पहले रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे और इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे। सर रेजिस्टेंस कैसे फाइंड कर ले, बताइए सर। तो देखो, रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमको थोड़ा सा फॉर्मूला से खेलना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमको एक फॉर्मूला तो मालूम है कि पावर जो होता है वो वेरी इंपॉर्टेंट होता है। तो पावर है मेरे पास, है ना, पावर है मेरे पास और वोल्ट भी है मेरे पास। क्या हम यहाँ से आई को फाइंड कर सकते हैं क्या? हाँ सर, फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा चेंज कर दें, जैसे कि हमें मालूम है जो बबीता होता है वो अय्यर होता है, तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा V/I। हाँ सर, तो हम ऐसा करके लिख सकते हैं क्या, पावर इज इक्वल टू जो V है और I को हम क्या लिख सकते हैं V/I। इससे तो R गायब हो जाएगा, तो R को तो गायब नहीं होना चाहिए था। ओ सॉरी, गलती हो गया, मेरे से गलती हो गया भाई, मेरे से गलती हो गया। तो I को यहीं रखेंगे, R को नीचे लिखेंगे। हाँ अब ठीक है। सर ऐसा क्यों किया सर? क्योंकि ना भाई हम टोपा है एक नंबर का, ये जो I है उसमें इसका वैल्यू लगाएंगे V/R, तो I मतलब है V/R, तो पावर का फॉर्मूला हो जाएगा V²/R। लेकिन सर हमको तो रेजिस्टेंस फाइंड करना है ना, तो रेजिस्टेंस इक्वल्स टू V²/P हो जाएगा, V²/P, यहाँ पर भी V²/P। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, P का वैल्यू यहाँ लगाना है और ये जो V है उसका वैल्यू यहाँ लगाना है। यहाँ पर भी सेम करना और डिवाइड कर देना, बस। समझ में आया? सर आपने इतना फॉर्मूला कैसे करके निकाला? सर लॉजिक से भाई, तुमको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, उससे सब फॉर्मूला निकालना चाहिए। एक बार फिर से बता देता हूँ, यहाँ पर पावर दिया है, वोल्ट दिया, तो हमें मालूम है पावर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन हमें रेजिस्टेंस के साथ कुछ करना है। मुझे पता है बबीता इक्वल्स टू अय्यर, तो यहाँ पर I है तो मैं I को रिमूव कर दूंगा, I इज इक्वल टू V/R, तो पावर इज इक्वल टू V को मैं ऐसे लिखूंगा, I के बदले V/R लिखूंगा, तो पावर इक्वल्स टू V²/R हो जाएगा, R इक्वल्स टू V²/P हो जाएगा। देखो मैं फ्रैंकली बोलता हूँ, मुझे कुछ फॉर्मूला वॉर्मूला याद नहीं है, मेरे को ये फॉर्मूला याद ही नहीं है, मैं ऐसे ही करके निकालता हूँ हमेशा। क्यों याद करना अगर ऐसा लॉजिकली निकल रहा है तो? समझ में आया तुमको? तो ये फॉर्मूला मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा, ठीक है। दोनों तरफ R का वैल्यू लगा देना और दोनों तरफ R निकल जाएगा तो डिवाइड कर लेना, जो यहाँ पर किया है। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ठीक है, मैं इसको ठीक कर देता हूँ। अब ठीक है, हाँ अब ठीक है। चलो इसको देख लेना एक बार, तुमको समझ में आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं 2020 में। और 2020 में क्या लिखा है भाई? फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, कूलम्स लॉ रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक चार्ज इज एप्लीकेबल व्हेन। कूलम्स लॉ कब कब एप्लीकेबल होता है? तो मैंने तुमको बताया था कूलम्स लॉ सिखाते हुए कि चार्ज जो होता है वो पॉइंट चार्ज होना चाहिए और रेस्ट में होना चाहिए, मूविंग चार्ज में काम नहीं करता है। कूलम्स लॉ एप्लीकेबल ओनली व्हेन द चार्ज इज पॉइंट चार्ज एंड स्टैटिक चार्ज, रेस्ट में होना चाहिए चार्ज, ठीक है। चलो नेक्स्ट,
करेक्ट, फिर से फ्यूज वायर पूछ लिया भाई, रिपीट है रिपीट है, ये भी रिपीट बार बार पूछ रहा है। तो फ्यूज वायर का काम क्या है बताओ सर? आपने बोला था, देखो अगर तुम्हें क्वेश्चन आता भी नहीं है ना तो लॉजिकली आंसर कर सकते हो तुम। सर फ्यूज वायर का काम क्या है कि ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट पास ना हो, हमारे घर को बचाए रखे, टूट जाता है ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट आने पर। मतलब एकदम जल्दी से टूटना, मतलब मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? लेस। मतलब अगर हाई करंट पास हो तो वो टूट जाए, मतलब मेल्टिंग पॉइंट लेस होना चाहिए, जल्दी मेल्ट हो जाना चाहिए। देखो, और रेजिस्टिविटी हाई, एकदम बढ़िया रेजिस्टेंस, ज़्यादा करंट को पास ना करे, क्योंकि अगर तुम्हारे घर में बहुत ज़्यादा करंट आ गया है तो दिक्कत हो जाएगा अप्लायंस में, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, इसको याद कर लेना, ठीक है? सुन रहे हो क्या भाई? हाँ सर सुन रहे हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक में हमको याद होना चाहिए कि रेजिस्टिविटी हाई हो और मेल्टिंग पॉइंट लो, ठीक है? ये याद करना, ठीक है? इट नीड्स हाई रेजिस्टेंस टू हीट अप इफेक्टिवली, जल्दी से हीट हो, एंड लो मेल्टिंग पॉइंट टू ब्रेक द सर्किट क्विकली बिफोर द अप्लायंस इज डैमेज बाय हाई करंट। तो तुम्हारे घर में जो अप्लायंस है वो डैमेज होने से पहले वो टूट जाए तो फायदेमंद होएगा। नेक्स्ट, तो मशीन वेयर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू मैकेनिकल एनर्जी। वो हो बहुत पूछ रहा है, तो मैं तुमको एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ साइड में। हमने किया था दो टाइप ऑफ मैकेनिज्म, एक किया था इलेक्ट्रिक मोटर का, हर साल पूछ रहा है ये, कोई काम धाम नहीं है इसका। इलेक्ट्रिक मोटर, इसमें क्या होता है? करंट दो, पंखा घूमता है। अरे यार किया था ना कि नहीं किया? लेक्चर ऐसे मुंह उठा के आ गया। तो इसमें हम क्या देते हैं? इलेक्ट्रिक करंट, CURRENT, इलेक्ट्रिक करंट, और फिर पंखा घूमता है और उसका घूमता है मैकेनिकल एनर्जी। देख लेना स्पेलिंग, ठीक है? तो इलेक्ट्रिक मोटर में इलेक्ट्रिक करंट टू मैकेनिकल एनर्जी होता है। दूसरा हमने क्या किया था? जनरेटर, या फिर हम इसको बोल सकते हैं डायनामो। तो इसमें क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी हम ऐसे गुचुर गुचुर करके घुमाते थे, फिर लाइट आता था। याद करो शादी ब्याह में मैंने कुछ बोला था, मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है? इसको याद कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है सर? याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। क्या हो रहा है भाई? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? अपार्ट फ्रॉम लाइव वायर, व्हाट आर द टू अदर वायर्स इन द हाउस होल्ड सर्किट? एक होता है न्यूट्रल और एक होता है अर्थिंग, ये याद कर लेना, यही क्वेश्चन पूछता हमेशा। एक लाइव वायर होता है, लाइव वायर, दूसरा होता है न्यूट्रल, तीसरा होता है अर्थिंग, ठीक है? तो यहां पर लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेना, ठीक है? अब नेक्स्ट, मेंशन वन सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी बिटवीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल। इसका तुम डेफिनेशन भी लिख सकते हो। सिमिलैरिटी में यह है कि पोटेंशियल डिफरेंस हो या फिर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, दोनों का जो यूनिट है वो वोल्ट होता है, ये तुम सिमिलैरिटी में लिख सकते हो। दोनों का जो यूनिट है वो क्या होता है? वोल्ट। और डिसिमिलैरिटी में दोनों का डेफिनेशन लिख लो, वो मैंने तुमको क्लास में कराया हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है, लिख लेना, या फिर अपना बुक को फॉलो कर लेना, ठीक है? इसमें ज़्यादा माथापाची नहीं करते। अब तुमको इतना लेक्चर कराने के बाद भी अगर तुमको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस का डिफरेंस नहीं मालूम तो तुम पढ़ाई छोड़ दो भाई, क्योंकि जिस लेवल में मैंने कॉन्सेप्ट क्लियरिटी से बताया ना, जो 48 मिनट का लेक्चर में है ना, तुम मर जाओगे तब भी वो नहीं भूलोगे पोटेंशियल डिफरेंस और जो EMF है उसका डिफरेंस क्या होता है, इतना डिटेल में, है ना? थोड़ा सा तो हम क्लास 12 लेवल में ही पहुंच गए थे वहाँ पर डिस्कशन करते करते, ठीक है? देख लेना, इसीलिए मैं उसको नहीं बोलना चाहता भाई। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट दिया हुआ है टू मेटलिक कंडक्टर है, मतलब दो मेटलिक कंडक्टर, थोड़ा सा जूम कर लेंगे इसको, दो मेटलिक कंडक्टर है A and B, ठीक है? और दोनों का जो है सेम लेंथ है, लेंथ बराबर है, ठीक है सर? हैव रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी इतना है, और दोनों का सेम है। ओह सेम नहीं है, सेम रेजिस्टिविटी नहीं है, एक का दूसरा अलग का दूसरा, ठीक है? रेजिस्टिविटी डिफरेंस है। दे आर कनेक्टेड टू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, हाँ पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। व्हाट शुड बी द रेशियो ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया इन ऑर्डर टू हैव सेम करंट फ्लोइंग थ्रू ईच ऑफ देम? मतलब दोनों में अगर सेम करंट हो
होना चाहिए। अगर दोनों में सेम करंट अगर हमको करना है तो उसका एरिया का रेशियो क्या होना चाहिए, वो पूछा है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन। चलो खाली करते हैं इधर जगह, फिर इधर सॉल्व करते हैं। चलो भाई, जूम होता तो मजा आ जाता। हाँ देखो, तो एक ए है, ये मान लो ए, और दोनों का लेंथ बराबर है ना भाई। तो जो जो बोला है वही करते हैं। 2 मेटलिक कंडक्टर ए एंड बी, एक ए है और दूसरा बी, ठीक है, ऑफ सेम लेंथ, मतलब अगर ये एल है तो ये भी एल होएगा। रेजिस्टिविटी अलग है, इसका रेजिस्टिविटी है 1.6 इंटू 10⁻⁻8, इसका रेजिस्टिविटी है 3.2 इंटू 10⁻⁻8। ये ओम मीटर और ये भी ओम मीटर, ठीक है सर। दे आर कनेक्टेड टू सेम पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब अगर मैं इसको पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट करूं, है ना, अगर इसको भी मैं पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट करूं तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस v, इधर को भी v है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है सर। व्हाट शुड बी द रेशियो ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया का रेशियो पूछा है। इफ करंट फ्लोइंग देम इज ऑल्सो सेम, तो I भी सेम है इधर में, I भी सेम है, तो हमको फॉर्मूला याद है, रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी L बाई A होता है। तो हम यहाँ पर बोलेंगे रेजिस्टेंस 1 जो है वो रेजिस्टिविटी 1 L1 बाई A, क्या बोलते हैं, A1, और जो रेजिस्टेंस 2 होता है वो होता है रेजिस्टिविटी L2 बाई A2। तो फॉर्मूला लगा देते हैं, रेजिस्टेंस जो है इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला लगाने से होगा क्या, बबीता इक्वल्स टू IR, शायद यहाँ से भी मिल जाएगी, चलो छोड़ो, यहाँ से भी आना तो चाहिए, ठीक है, चलो छोड़ो, लेकिन ये जो लॉजिकल अप्रोच है उसको करते हैं। तो यहाँ पर जो होगा वो 1.6 इंटू 10⁻⁻8 इंटू L, इधर में L है, A इधर में A है, A1, रेजिस्टेंस 2 में रेजिस्टिविटी कितना है भाई, रेजिस्टिविटी कितना है 3.2 इंटू 10⁻⁻8 इंटू बराबर L है तो L और ये A2। चलो रेजिस्टेंस क्या है, चलो बबीता इक्वल टू यार, तो बबीता R जो होगा वो बबीता बाई I होगा। देखो जब हम बबीता और I को डिवाइड कर रहे हैं R आ रहा है, दोनों में रेजिस्टेंस भी सेम होगा। अरे यार क्योंकि दोनों में V भी सेम है, दोनों में V भी सेम है, दिख रहा है क्या तुमको, दोनों में जो V है वो भी सेम है और करंट भी सेम है, तो डिवाइड करने पर रेजिस्टेंस भी बराबर आ रहा है। तो R1 R2 ना लिख के सीधा R भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। चलो R1 R2 नहीं लिखेंगे, तो यहाँ से A1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो A1 इज इक्वल टू, थोड़ा डीप कलर लेते हैं, A1 इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻8 इंटू L बाई R, और यहाँ पर A2 का वैल्यू कितना होगा 3.2 इंटू 10⁻⁻8 इंटू L बाई R। अब जब हम A1 और A2 को डिवाइड करेंगे, A1 बाई A2, तो 1.6 इंटू 10⁻8 इंटू L डिवाइडेड बाई R डिवाइडेड बाई, तो इसको डायरेक्टली हम लिख सकते हैं R बाई 3.2 इंटू 10⁻8 इंटू L। तो L L कैंसिल, R R कैंसिल, 10⁻8 10⁻8 कैंसिल, ये पॉइंट पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 16 1 जा 16 2 जा, तो रेशियो हो जाएगा 1:2, ठीक है। समझ में आएगा तुमको, वेरी सिंपल, बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने सॉल्व किया इसको। इधर में थोड़ा सा बड़का हो गया, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, हम इसको छोटा कर देते हैं। अरे यार सेलेक्ट हो जाओ ठीक से, चलो शायद तुमको समझ में आ रहा है ना भाई, 1 घंटा हो गया करते करते, इसको उधर लेके जाएंगे, चलो थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे पूरा को, ठीक है। चलो 1:2 आया क्या एरिया का रेशियो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और the series combination of 2 10 ohms resistance is connected in parallel combination with 20 ohm। मतलब एक सीरीज कॉम्बिनेशन है, किसका,
10 ओम का, और सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 10 ओम रेजिस्टेंस, ये 10 ओम और दूसरा भी 10 ओम, इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ 20 ओम। ये क्या क्वेश्चन है भाई, 20 ओम। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ। अरे यार इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वेरी सिंपल, ये दोनों सीरीज में है तो इसका टोटल 20 हो जाएगा, है ना। तो ये ऐसा कुछ दिखेगा हमको, ऐसा, ये दोनों मिलके इधर में 20 बन गया, है ना, 20 बन गया, और ये नीचे में तो 20 ही है। अब ये पैरेलल को कैसे सॉल्व करें, 1/ReQ इज इक्वल टू 1/20 प्लस 1/20। तो 1 जो ReQ होगा वो हो जाएगा LCM 20, ये 1 प्लस 1। तो अगर रेसिप्रोकल कर दे, ReQ इज इक्वल टू 20/2 जो कि 10 ओम होगा। ठीक है, चलो समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज मीन्ड बाय इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर मतलब क्या है वो पूछ रहा है। तो इलेक्ट्रिकल पावर मतलब इट इज द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड। बस, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब, इलेक्ट्रिकल पावर मतलब क्या है, इट इज द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड। क्योंकि हमने तुमको बोला है कि पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम, और जब भी टाइम से डिवाइड कर रहे हो हम उसको रेट बोलते हैं, रेट। जैसे कि जब मैं करंट बोलूँ आई, तो वो था रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, है ना। तो पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम मतलब रेट एट विच वर्क इज डन। लेकिन वर्क ही कौन है, एनर्जी है। अरे यार वर्क ही क्या है, एनर्जी। अरे यार गंगाधर ही शक्तिमान है, भूल गए। तो वर्क जो लिखा हुआ है उसका मतलब एनर्जी होता है। तो यहाँ पर वही लिखा है कि रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड, मतलब जितना जल्दी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड उतना ज़्यादा पावर। इट इज़ द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड। बस इतना लिखने से भी हो जाएगा, ये ब्रैकेट वाला छोड़ दो, ठीक है। बस इतना लिखो कि द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड इज कॉल्ड पावर। और उसका फॉर्मूला क्या है, पावर इक्वल्स टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट टाइम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट टाइम। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मीनिंग पढ़ लेना भाई यहाँ से, ठीक है, पढ़ लेना, बहुत ही बेहतर। तुम्हें आता है पढ़ना, मुझे मालूम है, इंग्लिश मीडियम से है, ये सब समझ में आता होगा तुमको। चलो आगे बढ़ते हैं। 2022 चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज, तो ये याद कर लो भाई, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव चार्ज होता है, बताने का जरूरत नहीं है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो माइनस क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है। अगर यहीं पर प्रोटॉन का पूछता तो पॉजिटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये किसका है, प्रोटॉन का चार्ज, ठीक है। कूलम, कूलम नहीं भूलना है। लेकिन नेक्स्ट, ये तो रिपीट हो गया भाई, वहां पर हमने किया था हीटिंग जूल्स लॉ। तो H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर होता है, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होता है। तो H इक्वल्स टू I स्क्वायर RT होता है। ये तो रिपीट है ना भाई, पढ़ लो भाई जाके, ठीक है, वो यहाँ लिखा हुआ है। नेक्स्ट, इफ 12 कूलम चार्ज फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर फॉर 2 मिनट्स द इलेक्ट्रिकल करंट इज, अरे यार करंट इक्वल्स टू Q/T। Q कितना है 12 और टाइम कितना है 2 मिनट्स, मतलब 2 इंटू 60 सेकेंड्स। तो 2 कैंसिल, 2 6 6 1 6 10, तो 1/10 मतलब 0.1 एम्पियर। ठीक है, बहुत ही सिंपल भाई, ये तो तुम्हें आना चाहिए। अब तो ये तो बच्चों वाला खेल है। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, चार का ऐसा यूनिट कूलम होता है, याद कर लो भाई, ये क्या ही बताना। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, ओहो भाई, कंडक्टेंस मतलब ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस नहीं, उल्टा है रेजिस्टेंस का। याद करो, एक बात बताता हूँ, ठीक है, नोट कर लो इसको। सर क्या नोट करना, रेजिस्टेंस, ये मैंने क्लास में भी बताया था, रेजिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस। इक्वल नहीं होता है, उल्टा, ऑपोजिट, मतलब ऑपोजिट वर्ड लिख लेते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस का ऑपोजिट कंडक्टेंस, और फिर रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है कंडक्टिविटी, ठीक है। चलो, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है,
सर रेजिस्टेंस को ना हम ओम बोलते हैं सर, तो कंडक्टेंस का उल्टा होता पर ओम, ठीक है। और रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है सर, हमको तो नहीं पता है, क्या करें, हमको भी नहीं पता, तो डिराइव कर लो, मैंने तुमको सिखाया ना, रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी एल बाई ए, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, रेजिस्टिविटी इक्वल्स टू आर इंटू ए बाई एल। तो आर तो हो गया ओम, एरिया हो गया मीटर स्क्वायर, और लेंथ होता है मीटर, तो मीटर मीटर कैंसिल, मतलब ओम मीटर, समझे। रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है, ओम मीटर, तो इसका उल्टा 1 बाई ओम मीटर होता है कंडक्टिविटी का यूनिट, मतलब पर ओम पर मीटर, कंडक्टिविटी का यूनिट पर ओम पर मीटर, ठीक है। इसको नोट कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या पता एग्जाम में पूछ ले जाए तो तुमको कंफ्यूज नहीं होता है ज्यादा। अरे यार क्या हो गया भाई, चलो ठीक है, शायद तुमको समझ में आ रहा है जो मैं यहाँ पर बकर बकर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या बोला है, ठीक है, सीमेन लिखा हुआ, ये लिख लेना, या फिर हम इसको बोल सकते हैं रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, सो इट इज पर ओम, तो ये भी करेक्ट है, रॉन्ग नहीं है, ठीक है। अब ये पढ़ लो भाई, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फ्यूज वायर, फिर से फ्यूज वायर, तो फ्यूज वायर तो इसका फेवरेट टॉपिक लग रहा है, तो फ्यूज वायर का जो भी कैरेक्टरिस्टिक है ना, जो भी प्रॉपर्टीज है वो पढ़ लेना। फ्यूज वायर क्या है, एलॉय है लीड और टीन का, पढ़ लेना इसको ध्यान से। तो फ्यूज वायर इसका फेवरेट लग रहा है मेरे को। चलो, किलोवाट आवर इज अ यूनिट ऑफ, अरे फेवरेट है भाई पावर, सॉरी एनर्जी, किलोवाट आवर। हमने सीखा था कि जो बोट होता है, बोट को ही हम किलोवाट आवर बोलते हैं, और ये तो एनर्जी का यूनिट है, ठीक है। देखो पढ़ लेना। गिव द डेफिनेशन ऑफ, भाई ईएमएफ मैं नहीं बोलूंगा भाई, ईएमएफ का मैंने डिटेल में 48 मिनट्स प्लस उस नेक्स्ट लेक्चर में 30 मिनट्स, भाई लगभग 1 घंटा मैंने खर्चा कर दिया ईएमएफ पढ़ाते पढ़ाते, इतना डिटेल में कराया, अब नहीं बोलूंगा, ठीक है। पढ़ लेना इसको, ये आंसर पढ़ लो, रट लो, वही ठीक है तुम्हारे लिए, लॉजिक वॉजिक छोड़ो, अगर लॉजिक जानना है तो जाके लेक्चर देखो। 4.6 में देखो, इफ 2 इलेक्ट्रिक बल्ब्स, फिर से 2 इलेक्ट्रिक बल्ब है, ये और ये आर कनेक्टेड इन सीरीज, मतलब इधर को कनेक्ट किया फिर दूसरा बल्ब को कनेक्ट किया, तो विच बल्ब विल शाइन ब्राइटर, कौन ज्यादा ब्राइट करके शाइन करेगा, तो वही है। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ब्राइटनेस डिपेंड्स ऑन पावर, जो ज्यादा पावर का होता है उसी को, तो हमें सिर्फ क्या करना है, पावर कैलकुलेट करना है। इसके लिए पावर कैलकुलेट करो, इसके लिए पावर कैलकुलेट करो, जिसका पावर ज्यादा वो ज्यादा ब्राइटली शाइन करेगा, तो कर लेना, ठीक है भाई। चलो कि दिखा दो इस एक बार, देखो यहाँ पर क्या क्या, ब्राइटनेस डिपेंड्स ऑन पावर, तो पावर इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। सर ये कहाँ से आया, हमको नहीं पता सर, बताइए। देखो पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ सर, तो पावर इक्वल्स टू, बबीता को हम क्या बोल सकते हैं, अय्यर बोल सकते हैं क्या, बबीता इक्वल्स टू अय्यर, बबीता इक्वल्स टू अय्यर, तो पावर इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, ठीक है। तो यहीं से आया ये फॉर्मूला। इन सीरीज सर्किट करंट इज सेम, दोनों में करंट सेम होएगा, therefore bulb with higher resistance R will be brighter। तो देखो पावर इज इक्वल टू क्या है, आई स्क्वायर आर, तो करंट तो दोनों में सेम रहने वाला है क्योंकि सीरीज में है बल्ब, है ना, तो बल्ब सीरीज में है, तो यहाँ पर भी आई करंट होगा, यहाँ पर भी आई करंट, तो दोनों में सेम, तो डिपेंड करेगा आर में कि किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका पावर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो रेजिस्टेंस इसका 960 मिला, इसका 576, तो इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा होने पर पावर भी ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए ये बल्ब जो है वो ज़्यादा ग्लो करेगा, ठीक है। समझ में आया तो बढ़िया, नहीं समझ में आया तो मेरे को बोलना एक बार टेलीग्राम में, ठीक है, डिटेल में सॉल्व करके दे देता हूँ, ये बहुत सिंपल है भाई, ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो नेक्स्ट क्या लिखा है, एन इलेक्ट्रिक सेल विथ इंटरनल रेजिस्टेंस 5 ओम एंड EMF 2 वोल्ट is connected to a resistor with 15 ohm. Determine the potential difference between the two end of the cell. तो टू एंड ऑफ द सेल का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए बोला, तो इसको सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाला तो लगभग ठीक ही था, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा शायद। चलो करते हैं, ठीक है। चलो ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रिक सेल जो है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस, तो एक सेल है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 5 ओम है, तो आर जो है वो हो गया 5 ओम, और जो EMF है वो कितना है, 2 वोल्ट, इज कनेक्टेड टू द रजिस्टर, ये जो है रजिस्टर के साथ कनेक्टेड है,
जिसका जो है जो ओम है वो 15 ओम है। ठीक है, ठीक है सर, आगे बताइए। अब यहाँ पर बोल रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करिए बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, अब देखो हमें क्या मालूम है, हमें ये पता है कि अगर मैं रेजिस्टेंस कैलकुलेट करूँ टोटल, है ना, या फिर हम ईएमएफ ऑफ द सेल बोले, तो हमको ये मालूम है कि ई जो होता है, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस ही बोल दो। व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस? सर बबीता इक्वल्स टू अय्यर होता है। तो अगर मुझे करंट कैलकुलेट करना है कि कितना ट्रैवल कर रहा है, तो करंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वी बाई आर। हाँ सर, तो क्या यहाँ करंट दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है, तो क्या हम निकाल सकते हैं आई को? सर कैसे निकालें? तो वी तो दिया हुआ है ना भाई, ईएमएफ। हाँ सर, और आर हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। क्या हम फाइंड कर सकते हैं? हाँ सर, तो ध्यान सुनो, रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? टोटल रेजिस्टेंस मतलब क्या है? यहाँ पर 5 ओम है, यहाँ पर 5 है, तो टोटल रेजिस्टेंस जो है वो 20 ओम। ठीक है सर, तो करंट इक्वल्स टू बबीता कितना है? पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? पोटेंशियल डिफरेंस सर 2 है सर, ईएमएफ ऑफ द सेल 2 और रेजिस्टेंस 20, तो करंट कितना फ्लो हो रहा है? 0.1 एम्पियर। समझ में आ रहा है क्या तुमको? हाँ सर, करंट कितना फ्लो हो रहा है? 0.1 एम्पियर। तो यहाँ पर भी वही करा हुआ है, देखो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस 200 कैसे हो गया भाई? 20 है। ठीक है, ये गलती हो गई 20। ठीक है सर, और करंट कितना है सर? ईएमएफ 2 और ये 20 को डिवाइड कर दिया, 0.1 एम्पियर आया। ठीक है सर, अब मैंने तुमको लॉजिकली बहुत बढ़िया तरीके से ही सिखाया था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो कितना होता है? ईएमएफ से कमती होता है। कितना? आई इंटू आर, जितना वोल्टेज लॉस हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? वोल्टेज लॉस। ईएमएफ ऑफ द सेल हमेशा क्या होता है? कम होता है। सॉरी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड ऑफ द कंडक्टर क्या होता है? हमेशा कम होता है। किससे? ईएमएफ से थोड़ा कम, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए वोल्टेज लॉस हो जाता है। अरे भाई जाके वो ईएमएफ वाला लेक्चर देखो, बहुत मजेदार तरीके से बताया मैंने वहां पर। ठीक है, चलो, तो वी कैलकुलेट करना है। ई है हमारा 2 और आई कितना है? 0.1 और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? 0.5, और ये अगर हम मल्टीप्लाई करें 2 माइनस 0.5, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड ऑफ द कंडक्टर है वो हो जाएगा 1.5 वोल्ट। बैटरी पूरी 2 वोल्ट दे सकता है, लेकिन 0.5 वोल्ट क्या हो रहा है? पोटेंशियल लॉस हो जा रहा है, वोल्टेज लॉस हो जा रहा है। ठीक है, चलो कर लेना इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू विच एनर्जी इन इलेक्ट्रिक मोटर? ओहो, देखो मैंने वहां पर नोट में लिखा था, मोटर में क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। तो कर लेना भाई, रिपीट हो रहा है बहुत ज्यादा, तो रिपीट हो रहा है बहुत ज्यादा, रिपीट हो रहा है। वाई इन डोमेस्टिक सर्किट आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन? तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्यों होता है? ताकि देखो, डोमेस्टिक सर्किट में हम पैरेलल इसीलिए कनेक्ट करते हैं ताकि जो वोल्टेज है ना भाई, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। जैसे कि हमें मालूम है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पैरेलल ये वाला सेम होता है, तो इसीलिए हम ऐसे करके कनेक्ट करते हैं। तो देखो, डिवाइस आर कनेक्टेड पैरेलल फॉर 2 मेन रीजन। नंबर 1, सेम वोल्टेज मिले सबको, क्योंकि अगर हम पैरेलली कनेक्ट करेंगे तो इन पैरेलल वोल्टेज आर सेम। मैंने बहुत डिटेल में बताया ये, जब भी हम पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पैरेलल रेजिस्टेंस हमेशा सेम होता है। ठीक है, और दूसरा इंडिपेंडेंट ऑपरेशन, इफ वन अप्लायंस स्टॉप वर्किंग और स्विच्ड ऑफ द अदर्स आर नॉट इफेक्टेड। लेकिन सीरीज में क्या होता है? अगर ये है, जैसे कि तुमने वो बल्ब देखा होगा दिवाली में जो जलाते हैं, उसका एक बल्ब खराब होने से कोई नहीं जलता है। क्यों? क्योंकि वो सीरीज में कनेक्टेड होता है। लेकिन जो पैरेलल होता है उसमें जलते रहता है। जो कम दाम वाला होता है ना, वो बिगड़ जाता है। एक बल्ब बंद होने से सब बंद हो जाता है। ठीक है, तो वो सीरीज में होता है। अगर ये ऑफ हो गया तो सर्किट कट जाएगा, तो कुछ नहीं जलेगा इधर में। ठीक है, ऐसे ही अगर है ना, हम एक बल्ब जला रहे थे, वो बल्ब बंद हो गया, तो बल्ब बिगड़ गया, तो अब वो सर्किट ब्रेक हो जाएगा, तो कुछ नहीं। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट तुम्हें याद होना चाहिए। नंबर 1, सेम वोल्टेज मिलेगा सबको। पैरेलल कनेक्शन में क्या मिलेगा भाई? सेम वोल्टेज मिलेगा और इंडिपेंडेंट ऑपरेशन। ठीक है सर,
नेक्स्ट स्टेट ओम्स लॉ है, पढ़ लेना ओम्स लॉ स्टेट कर, पढ़ लेना भाई स्टेट ओम्स लॉ खुद से। नेक्स्ट 2023 व्हाट इज द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी, अरे भाई अभी तो बताया था कंडक्टिविटी पर ओम, देखो पर ओम पर मीटर अभी बताया आगे फॉर्मूला में, तो रिपीट होता है। नेक्स्ट इफ करंट इज 0.2 एम्पियर थ्रू अ कंडक्टर रेजिस्टेंस 40 व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, अरे यार ओ भाई ओ बबीता इक्वल्स टू आई, यार भूल जाते हो क्या बबीता को, तो बबीता इक्वल्स टू आई 0.2 रेजिस्टेंस 40 मल्टीप्लाई कर रहे हो आंसर आ जाएगा, खुश रहो जिंदगी में। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं, अब एकदम तेजी से जानेंगे। इफ सेम पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड, इफ सेम पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड किसके बीच में, टू एंड्स ऑफ आयरन एंड कॉपर वायर हैविंग सेम लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन डज इक्वल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो, नो। देखो एक है आयरन, दूसरा है कॉपर, दोनों का लेंथ भी सेम, दोनों का एरिया भी सेम है ना, तो क्या इक्वल करंट, नहीं रेजिस्टिविटी डिफरेंट होगा ना भाई, रेजिस्टिविटी डिफरेंट होगा। देखो अगर मैं एक तरफ आयरन ले लूं और एक तरफ प्लास्टिक, सब सेम है, एरिया भी सेम, लेंथ, तो करंट किस में ज़्यादा फ्लो करेगा, ऑब्वियसली आयरन, क्योंकि प्लास्टिक में तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा क्योंकि उसका रेजिस्टिव जो सॉरी क्या बोलते हैं कंडक्टिविटी ही नहीं है, समझे, तो इसीलिए करंट बराबर नहीं फ्लो करेगा। ठीक है यहाँ लिखा हुआ रेजिस्टेंस एल एंड ए आर सेम, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन रेजिस्टिविटी। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। ड्रॉ वी वर्सेस आई ग्राफ अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ग्राफ बनाना तो मैंने बचपन में सिखाया तुम्हें, बबीता इक्वल्स टू ईयर तो y इक्वल्स टू एम एक्स, लेकिन यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो होता है r। ठीक है तो स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ऑरिजिन ऐसे करके ये v होगा ये i होगा। ठीक है समझ में आ गया कि नहीं आया भाई, ग्राफ बनाना तो सिखाया, अभी तो क्या माध्यमिक खत्म होने के बाद आएगा तुमको, हाँ भाई माध्यमिक खत्म होने के बाद आएगा क्या तुम्हें याद है, हाँ सर सर हम तो एक नंबर का टॉपर हैं, हमको अभी थोड़ी आएगा, जब हमको पिटाई मिलेगा फेल होने के बाद तब समझ में आएगा हमको। तो फिर से आ गया भाई तुम मुंह उठा के, कौन ये वाला देखो, पहचानते हो क्या इसको, पहचानते हो भाई, फ्यूज वायर बोल रहा है, फ्यूज वायर, फ्यूज वायर को तो हमें मालूम है हाई रेजिस्टिविटी लो मेल्टिंग पॉइंट, और इलेक्ट्रिक हीटर का, हीटर मतलब क्या है, हीटर मतलब जो ऐसा कॉइल होता है वो लाल हो जाता है, गर्म हो जाता है, तो इसका क्या हो, रेजिस्टिविटी हाई हो और मेल्टिंग पॉइंट भी हाई हो। ये लाल काहे होगा, रेजिस्टिविटी ज्यादा होगा तभी लाल होएगा, रेजिस्टिविटी ज्यादा होगा तभी लाल होएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा होने पर हीट ज्यादा प्रोड्यूस होता है, और एकदम से अगर लो मेल्टिंग पॉइंट है तो पिघल के ना मर ही ना जाएगा, ये तो हम हीट कैसे लेंगे इससे, चाय कैसे बनेगा हीटर में, तो जो हीटर है उसका रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए और मेल्टिंग पॉइंट भी हाई, लेकिन फ्यूज में रेजिस्टेंस हाई हो है ना, रेजिस्टेंस क्या हो हाई और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो हाई। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। टू मेटलिक वायर ए एंड बी बोथ ऑफ सेम लेंथ आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल, द रेडियस ऑफ ए इज डबल ऑफ रेडियस ऑफ ए रेशियो, ये वही क्वेश्चन है जिसमें एल जो है वो डबल हो गया था, इसमें एरिया डबल हो गया, एरिया डबल हो गया क्योंकि रेडियस और एरिया मिलता है ना। करूँ क्या सॉल्व की, कर ले जाओगे भाई, एक्सप्लेन तो किया हुआ है बढ़िया तरीके से, गिवन एल एल ए ए ए ए ए ए, चलो कर लेते हैं। ठीक है काहे दिक्कत देना है ना, आराम से करेंगे। चलो अब है एक ए और दूसरा है बी,
क्या बोल रहा है, सेम लेंथ L L, सेम मटेरियल तो रेजिस्टिविटी भी सेम, द रेडियस ऑफ वायर ए इज डबल, ठीक है, तो वायर ए का रेडियस डबल है, तो अगर इसका रेडियस r मान ले तो वायर ऑफ द रेडियस ऑफ वायर ए इज डबल, तो इसका 2r हो जाएगा। व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। तो पहले एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया कैलकुलेट करते हैं। वी नो एरिया, ये जो एरिया होता है वो सर्कल का एरिया होता है। सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या है, सर्कल का एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर जो है वो 2r का स्क्वायर है, तो एरिया जो है वो बन जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब फॉर्मूला लगाओ, रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी L बाई ए, रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी L और A यहाँ पर हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर अगर हम करें रेजिस्टेंस इक्वल्स टू, इसको 2 कर लेते हैं, इसको 1 1, ठीक है, रेजिस्टिविटी L बाई A हो जाएगा तुम्हारा पाई आर स्क्वायर। अब इसको डिवाइड करो, R1 बाई R2 इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी L बाई 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई रेजिस्टिविटी L पाई आर स्क्वायर। अब इसको डिवाइड करने पर हो जाएगा रेजिस्टिविटी L बाई 4 पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर बाई रेजिस्टिविटी L। अब मरेगा तो रेशियो आ जाएगा 1:2। ठीक है, समझ में आया, वेरी सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि दिखाना पड़ेगा ना तुमको कैसे हुआ, तो यहाँ पर भी देख लेना वही किया हुआ है जो मैंने यहाँ पर किया हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा एडवांस लेवल में है इधर में। फिर से आ गया भाई टेबल, इसमें याद करना ये टेबल जब क्वेश्चन आएगा ना तो हमें से देखो यहाँ पर क्या लिखा है, देयर आर 220 वोल्ट्स एंड 60 वाट इलेक्ट्रिक लैम्प एंड दिस इलेक्ट्रिक फैंस इन अ हाउस। तो 3 है ना, हाँ 3, तो 3 इलेक्ट्रिक लैम्प, तो क्वांटिटी कितना है 3 इलेक्ट्रिक लैम्प, और हर लैम्प का जो पावर है वो 60 वाट है, तो 3 होगा तो 180 वाट हो जाएगा। ठीक है, और ये वाट को हमने किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई किया, और दोनों जो है वो 5 घंटा चलता है, तो 5 घंटा और ये 10 घंटा चलता है, तो टोटल एनर्जी खर्चा हो जा रहा है इतना, टोटल एनर्जी खर्चा एक दिन में। तो टोटल मंथली में क्या होगा, 30 से मल्टीप्लाई करने पर इतना एनर्जी मंथली खर्चा हो रहा है, और मंथली खर्चा हो रहा है मतलब क्या दिया हुआ है, पैसा ढूंढने के लिए बोला है, हाँ 5 रुपया करके है, तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो 87 इंटू 5, समझ में, पहले जैसा है सॉल्व करना भाई, ट्राई करना खुद से, समझ में आ जाएगा तुमको। आगे बढ़ते हैं, फराडे लॉ रिपीट हो गया, नहीं बताएंगे तो ये कर लेना। एडवांटेज ऑफ एलईडी लैंप ओवर इरेडियंट, अभी सीएफएल पूछा था, अभी एलईडी पूछ रहा है, दोनों का सेम आंसर होगा, हायर एनर्जी इफिशिएंसी और लॉन्गर लाइफ स्पेन। रिपीट हो रहा है भाई, ठीक है, लेकिन हाँ थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन रिपीट है, सेम बट डिफरेंट है। चलो 2024 का, तो 1.7 में an electric current is flowing through a wire. If the wire is stretched to increase the length, then the flow of current will decrease. Flow of current decrease काहे होगा, तो ध्यान सुनो, अगर ये वायर है, अगर मैंने इसको स्ट्रेच कर दिया तो इसका जो एरिया है वो कम ना हो जाएगा, लेंथ बढ़ जाएगा, लेंथ इंक्रीज हो जाएगा, एरिया छोटा, तो ये करने पर रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो रेजिस्टेंस बढ़ने पर करंट का फ्लो कम हो जाएगा। लॉजिक समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? इमेजिन करो तुमने एक वायर पकड़ा हुआ है और उसको खींच लिए, तो उसको खींचेंगे तो लेंथ बढ़ेगा, और लेंथ बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है, रेजिस्टेंस बढ़ने पर करंट कम फ्लो करेगा। और फिर ये भी सोचो कि जब हम उसको खींचेंगे तो उसका जो एरिया है वो भी तो छोटा होएगा, तो एरिया छोटा होएगा, फिर रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है, तो करंट कम हो जाएगा। तो नीचे में एक्सप्लेनेशन है, पढ़ लेना। नेक्स्ट, इफ 5 एम्पियर करंट इज कंडक्टेड टाइम फॉर 3 सेकंड, टोटल कंडक्टेड चार्ज, तो हमको पता है I इक्वल्स टू Q/T, करंट है 5, चार्ज हमको खोजना है और जो है वो 30, तो चार्ज हो जाएगा 5 इंटू 30। ठीक है, ये तो हर साल रिपीट हो रहा है, देख रहे हो ये फॉर्मूला रिपीट हो रहा है बार बार।
ठीक है। चलो, और ये याद रखना, ये जो चार्ज का यूनिट है वो होता है कूलम, और CGS यूनिट होता है ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। What will be the equivalent resistance of a circuit containing resistance of 6 ohm and 3 ohm connected in parallel with the resistance of 12 ohm connected in series? मतलब 6 ohm और जो 3 ohm है वो पैरेलली कनेक्टेड है, और उसके बाद what will be the equivalent resistance of circuit containing 6 ohm and 3 ohm connected in parallel with another resistance of 12 ohm in series? तो ऐसे करके 12 ohm जो लिखा हुआ है उससे यही समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए 1/ReQ, पहले इसको सॉल्व करते हैं, इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/3। सर क्यों? अरे ओ भाई ओ, ये दोनों पैरेलल है ना, तो इसको सॉल्व करके बनाते हैं एक, तो ये हो जाएगा 1/ReQ इज इक्वल टू 6 और 3 कैल्शियम कितना होता है? 6 ही ना होता है, 6 1 जा 3 2 जा, तो अगर इसको रेसिप्रोकल कर दें तो ReQ हो जाएगा 6/3 मतलब 2। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना निकल के आया? 2। तो 2 + 12 14 हो जाएगा टोटल इक्विवेलेंट। ठीक है, पहले हमने पैरेलल को सॉल्व किया, एक सिंगल बनाया, फिर सीरीज वाला का जोड़ दिया सीधा। ठीक है, बाय विच रूल डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ बार्लो व्हील इज डिटरमाइंड? तो बार्लो व्हील का जो रोटेशन है वो क्या होता है? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से होता है, ऐसे करके। ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड, अगर करंट जो है वो इस तरफ जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड उस तरफ है, तो रोटेशन ऐसे होगा। ये सब हमने डिस्कशन किया था बार्लो व्हील में, जाके देख लेना। ठीक है, लेकिन हाँ याद करना फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से होता है। ठीक है, जो रोटेशन है बार्लो व्हील का रोटेशन, वो बार्लो व्हील का रोटेशन जो है वो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपन का, एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनल रेजिस्टेंस एंड EMF ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। तो इसको हमने बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया पहले ही। हमें मालूम है कि जो EMF होता है वो क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सर्किट प्लस IR, छोटा वाला IR। ठीक है, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो थोड़ा सा कम होता है। किससे कम होता है? EMF से। कितना कम? IR, वोल्टेज लॉस। इसको क्या बोलते हैं? वोल्टेज लॉस। ठीक है, चलो, ओहो डेरिवेशन करना है। चलो डेरिवेशन करना है तो ध्यान सुनो। डेरिवेशन में हमें मालूम है कि जो करंट होता है वो होता है EMF बाय टोटल रेजिस्टेंस R + R। ठीक है, अरे यार बबीता इक्वल्स टू IR, R मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है ना, या फिर हम बोल सकते हैं EMF, तो EMF इक्वल्स टू IR, तो जो I होता है वो E/R ना होएगा। ठीक है, चलो, पोटेंशियल डिफरेंस और EMF सेम ही होता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इन दोनों के बीच में। ठीक है, बस इतना डिफरेंस है कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर क्लोज सर्किट में है तो वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, लेकिन अगर वो ओपन सर्किट में है तो EMF होता है। एक बार देख लेना भाई लेक्चर, अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा है। चलो इधर करते हैं, तो I × R + R इज इक्वल टू E होएगा, तो E इज इक्वल टू IR + R होएगा, सॉरी IR, तो IR मतलब वोल्टेज लॉस, E इज इक्वल टू IR मतलब बबीता प्लस IR। ठीक है, तो ये रिलेशन है, यही है भाई रिलेशन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ टू कंडक्टर 9 ohm and 2 ohm व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल, फाइंड द रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर क्या है? द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द टू कंडक्टर्स आर 9 ohm and 2 ohm। तो यहाँ पर ReQ दिया हुआ है। ओह, ये यूनिक क्वेश्चन दिखा हमको। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ टू कंडक्टर क्या है? 9 ohm and 2 ohm व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो हम ऐसा कर सकते हैं, लेट R1 and R2 be two रेजिस्टेंस। ठीक है, मैं थोड़ा सा कर दूंगा, तुम खुद से करना उसके बाद। तो यहाँ पर क्या है? R1 + R2 को अगर हम ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 9 ohm, क्योंकि वो सीरीज में है तो 9 हो जाएगा। और दूसरा, अगर हम 1/R1 + 1/R2 को करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1/Req। ऐसा होता है क्या? और ये 1 जो Req है वो Req कौन है? 2 ohm। तो ये एक इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, और ये दो इक्वेशन को सॉल्व करके तुमको आंसर निकालना है। अब ये मैथ्स है सब। ठीक है, इसको हम ऐसे करके भी एडिट कर सकते हैं
इसको हम ऐसे करके भी लिख सकते हैं, एलसीएम हो जाएगा R1 R2 और ये हो जाएगा R2 प्लस R1, एलसीएम करके ऐड कर लो, ये हो जाएगा 1/ReQ। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं R1 R2 बाई R2 प्लस R1 जो है Req के बराबर, मतलब 2 के बराबर। ठीक है, तो ये हो जाएगा इक्वेशन 2 अपन लोग का। सिंप्लीफाइड वर्जन में इसको नहीं मानेंगे इक्वेशन 2। ठीक है, अब ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करके तुम R1 और R2 का वैल्यू निकाल सकते हो। वही किया हुआ है यहाँ पर, देखो R1 R2 2 है, R1 R2 को ऐड करेंगे तो 9 ओम, और दूसरा ये जो पैरेलल में है उसको ऐड करेंगे तो 2 ओम। उसके बाद सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व किया हुआ है। उसके बाद ऐसा कुछ इक्वेशन बन रहा है। उसके बाद मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। सॉल्व करना अगर नहीं आ रहा है तो मुझे टेलीग्राम में जरूर बोलना है, मैं इसका सोल्यूशन पोस्ट कर दूंगा। और ऐसा नहीं कि मैंने ये सोल्यूशन नहीं किया, पहले किसी ने ये डाउट पूछा हुआ है मुझे टेलीग्राम में, मैंने पहले इसका सोल्यूशन करके टेलीग्राम में भी पोस्ट कर दिया। अगर तुमको मिले तो बढ़िया, अगर नहीं मिले तो मुझे पूछना एक बार। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन डायनामो एंड इलेक्ट्रिक मोटर, तो तुमको दिख रहा है क्या, ये भी बहुत रिपीट हो रहा है, इलेक्ट्रिक मोटर डायनामो। ठीक है, तो डिफरेंस वही है। डायनामो में क्या होता है, डायनामो में हम मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते, मतलब कन्वर्ट करते हैं, और दूसरा मोटर में इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल। ठीक है, अर्थिंग मतलब इसको पढ़ लेना भाई। अर्थिंग मतलब वही है कि सेफली हम लोग जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको अर्थ में जाके डुबा देते हैं। तो अर्थिंग इज अ सेफ्टी मेजर वेयर द मेटल केसिंग of an appliance is connected to the ground via wire. If live wire accidentally touches the casing, the large current safely flow to the earth, blowing the fuse and preventing electric shock. चलो 2025 का जो है तुम खुद से कर लेना। ठीक है, इतना बढ़िया डिस्कशन हमने कर लिया। 2017 से 2024 तक हमने क्या है, पूरा डिस्कशन किया है इलेक्ट्रिक करंट का। तो ये बाकी सब कर लेना, थोड़ा सा बचा हुआ है। सॉल्यूशन है, तुम मांग लेना मेरे को सॉल्यूशन, मैं पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, लेकिन हाँ, एवरीथिंग कैन नॉट बी डन बाय मी ना, तुम्हें भी कुछ करना पड़ेगा। तो 2025 का होमवर्क मान लो। ठीक है, चलो मैं भी होमवर्क दे देता हूँ, क्लास वाला फीलिंग आ रहा है मेरे को। जब टायर्ड हो जाओ तो ऐसे ही बहाना मार के होमवर्क दे देता हूँ मैं। होमवर्क कर लेना इसको। ठीक है, चलो नहीं हो रहा था मेरे को बोलना, मैं टेलीग्राम में पोस्ट कर दूंगा। चलो थैंक यू गाइस।